जटिलता को समझना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं म्यांमार की। वहां का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो लगातार बदल रहा है और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। हमारी ये चर्चा द प्रिंट में छपे एक लेख पर आधारित है और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये काफी अहम हो सकती है। तो बात यह है कि म्यांमार की जो सैन्य सरकार है, जिसे जुंटा कहते हैं, वो इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने की सोच रही है। सुनने में यह भी आया है कि भारत से इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, मतलब ईवीएम्स भी मंगाई गई हैं। हाँ, ईवीएम्स की बात तो है, लेकिन इन चुनावों से सरकार बनेगी कैसे, ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, आंग सान सूकी की जो पार्टी थी एनएलडी, उसको तो बैन कर दिया गया है और साथ ही एक नया सिस्टम लाया गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला। इसका मतलब ये है कि पार्टियों को वोट के हिसाब से सीटें मिलेंगी, तो किसी एक पार्टी के लिए मेजॉरिटी लाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये शायद सेना का एक तरीका है कंट्रोल बनाए रखने का। अच्छा, तो एक तरफ तो ये चुनावी तिकड़म है, पर दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि जमीन पर असल में सेना का दबदबा कम हुआ है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? और ये भारत के लिए चुनौती कैसे बन जाता है? बिल्कुल, यही तो असली पेंच है। असल में सेना के कमजोर होने से जो जातीय विद्रोही समूह हैं, वो ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट पर पड़ रहा है। वहां के जो विद्रोही गुट हैं, उन्हें म्यांमार में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का, अपने ठिकाने बनाने का मौका मिल रहा है। और हाँ, इस पूरी पिक्चर में चीन का रोल बहुत बड़ा है। चीन क्या कर रहा है कि उत्तरी म्यांमार के विद्रोहियों पर अपना असर इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो भी नई सरकार बने उस पर उसकी पकड़ मजबूत रहे। वो तो मतलब भारत के लिए एक तरह का दोधारी तलवार जैसा हो गया। उसे म्यांमार की सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो जैसी भी हो, उसके साथ भी डील करना है। हाँ, बिल्कुल। और बॉर्डर पर जो ये जातीय विद्रोही एक्टिव हैं, जिनके अपने अलग एजेंडा हैं, उनसे भी निपटना है। हाँ, ये तो वाकई मुश्किल लग रहा है। हाँ, बहुत मुश्किल। और इसकी जड़ें, वो क्या कहते हैं, इतिहास में भी हैं। लेख में 1988 के लोकतंत्र समर्थक विद्रोह का जिक्र है। उसे भूतों का खेल कहा गया है। अच्छा। 1988 में जब सेना ने प्रदर्शनों को बुरी तरह कुचला था, तब भारत ने लोकतंत्र का साथ दिया था। लेकिन 1990 में जब एनएलडी जीत गई और सेना ने नतीजा मानने से इनकार कर दिया, तो भारत की पॉलिसी बदल गई। बाद में जनरल थान श्वे के टाइम में तो भारतीय विद्रोही गुटों को, जैसे यूएलएफए, एनएससीएन के अलग अलग गुट, पीएलए, इनको सीमा पार तामू और सागाइन जैसे इलाकों में बाकायदा पनाह दी गई। अच्छा। तो उस वक्त भारत ने कैसे रिएक्ट किया, क्या नतीजा निकला उसका? देखिए, नरसिम्हा राव सरकार ने कोशिश की जुंटा के साथ रिश्ते सुधारने की। 1995 में एक ऑपरेशन भी हुआ था भारतीय सेना का, म्यांमार सेना के अधूरे सहयोग के साथ, पर उसका नतीजा बहुत लिमिटेड रहा। और अब इस पूरे समीकरण में चीन का बढ़ता असर एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है। चीन की भूमिका यहाँ कैसे और ज्यादा अहम हो जाती है? इसलिए कि चीन के करीबी माने जाने वाले जातीय विद्रोही समूह, जैसे कोकांग इलाके में एमएनडीए है या फिर थ्री ब्रदरहुड अलायंस करके एक गठबंधन है, ये लोग उत्तरी शान राज्य के बड़े हिस्सों को कंट्रोल करते हैं और इसमें मांडले, लाशियो म्यूज जैसा बहुत ज़रूरी ट्रेड रूट भी आता है। और दिलचस्प बात यह है कि 2021 में जब तख्ता पलट हुआ तो चीन ने शुरू में थोड़ी नाराजगी दिखाई थी, लेकिन फिर उसने इन्हीं विद्रोही समूहों का इस्तेमाल किया जुंटा पर दबाव बनाने के लिए। क्यों? ताकि उसके अपने हित, खासकर चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीएमईसी, वो सुरक्षित रहें। सीएमईसी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अच्छा, तो चीन एक तरह से इस अस्थिरता का इस्तेमाल अपने लॉन्ग टर्म फायदे के लिए कर रहा है। इस सब का भारत के लिए क्या नतीजा निकल रहा है? भारत के लिए स्थिति वाकई गंभीर है। एक तो खतरा यह है कि भारत जुंटा और विद्रोही दोनों के बीच अपना असर खो सकता है। चिंता ये भी है कि चीन भविष्य में हमारे नॉर्थ ईस्ट के विद्रोहियों को और ज्यादा सपोर्ट दे सकता है। और भारत का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, वो भी अटक सकता है, क्योंकि रखाइन प्रांत का बड़ा हिस्सा डिस्टर्ब्ड है और वहां अराकन आर्मी यानी एए नाम का ग्रुप लगातार मजबूत हो रहा है। तो ऐसे में भारत के पास रास्ते क्या हैं? क्या करना चाहिए भारत को? लेख में जो सुझाव है वो ये कि भारत को सिर्फ जुंटा से बात करने वाली अपनी पुरानी नीति से आगे सोचना होगा। जैसे रखाइन प्रांत है, जहां लोग खाने की कमी और मिलिट्री ब्लॉकेज से परेशान हैं, वहां भारत को मानवीय मदद में एक्टिव रोल लेना होगा। अभी वहां हमारी उपस्थिति लगभग न के बराबर है। इसके अलावा अराकन आर्मी जैसे समूह जो अब एक जमीनी हकीकत बन चुके हैं,
उनके साथ बातचीत बढ़ानी होगी, खासकर रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर, जो AA और बांग्लादेश के बीच भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर म्यांमार एक ऐसे मोड़ पर है जहां भारत की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी रही है वो शायद अब काफी नहीं है। चीन का बढ़ता असर और जमीन पर बदलते हालात को देखते हुए नई दिल्ली को अपनी रणनीति तेजी से बदलनी होगी, उसे अनुकूल बनाना होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ भारत की क्षेत्रीय स्थिति के लिए नहीं, बल्कि उसकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खासकर अगर आप UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और जाते जाते आपके लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर भारत म्यांमार में अपनी रणनीति को एक्टिवली नहीं बदलता है तो भविष्य में इस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं?